हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी। ठीक है, हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो चुका है, एक्टिनाइड और लेंथेनॉइड। कल मैंने मेटलर्जी के बारे में किस किस प्रोसेस से हम जाएंगे वो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है। वो एक्चुअली सभी मेटल के लिए। ठीक है, मेटलर्जी में आपका ये मान के चलो कि हम अभी एक प्रोसेस के बारे में समझेंगे। हम अभी किसके बारे में समझेंगे? प्रोसेस। एक्चुअली प्रोसेस आपका होता क्या है, ठीक है, प्रोसेस के बारे में समझेंगे। देन हम अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग किस तरीके से हमको प्रोसीजर फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेटलर्जी में एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओर होता है, हर ओर के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हम यूज करते हैं। ठीक है, और हर मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस भी यूज करते हैं। जैसे एक मेटल मान लिया मैंने Fe आपको कॉपर पायराइट से भी मिलता है, हेमेटाइट से भी मिलता है, मैग्नेटाइट से भी मिलता है। तो मैग्नेटाइट के लिए हम अलग मेथड करेंगे यूज, ठीक है, लेकिन हम हेमेटाइट के लिए अलग मेथड करेंगे। देखो दोनों में मेटल मुझे मिलेंगे वो आयरन, लेकिन दोनों के लिए अलग मेथड मुझको यूज करना पड़ेगा। पायराइटिस के लिए अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और की वजह से भी डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मेटल आपके डिसिमिलर हुए तो उसके लिए भी हमको दूसरे मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो एक एक करके समझते हैं मेटलर्जी। एक्चुअली में मेटलर्जी को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मतलब जो अर्थ क्रस्ट पे जो मिलेगा, अर्थ क्रस्ट में जो और मिलेगा, हम क्या करेंगे? अर्थ क्रस्ट। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट से जो हमको क्या मिलेगा बच्चों? और मिलेगा। उससे हमको क्या मिलेगा बच्चों? अर्थ क्रस्ट से जो मिलेगा उसी के ऊपर हम सारा प्रोसेस लगाएंगे। उसी के ऊपर हम क्या लगाएंगे? प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। बस यही सिंपल सा एक कंसेप्ट है क्या क्या होता है मेटलर्जी। ठीक है, अब एक्चुअली और मिनरल, ठीक है, दो पॉइंट है। और मिनरल में क्या अंतर होता है? और आपका होता है और एंड मिनरल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एंड मिनरल, और एंड मिनरल का क्या मतलब होता है? और आपका होता है बच्चों यहां पर जिससे मैं इकोनॉमिकल वे में मेटल एक्सट्रैक्ट कर लूं। ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्ट कर लूं। और मिनरल क्या होता है कि जिससे मैं अनइकोनॉमिकल या फिर इकोनॉमिकल भी बोल दो, इकोनॉमिकल वे में, अनइकोनॉमिकल ही लिखो बच्चों, अनइकोनॉमिकल वे में मैं क्या कर दूं बच्चों? मेटल एक्सट्रैक्ट कर लूं। ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्ट करने का दो तरीका है। एक तो मैं अनइकोनॉमिकल वे में कर रहा हूं और एक इकोनॉमिकल वे में। तो इकोनॉमिकल वे में जहां से मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड ओर। ठीक है, मिनरल क्या होता है? अनइकोनॉमिकल और अनइकोनॉमिकल वे में अगर मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा बच्चों? ये आपका क्या होगा? मिनरल होगा। मिनरल में अनइकोनॉमिकल और इकोनॉमिकल दोनों कंबाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर एवरी मिनरल can be called ore, but every ore not mineral। मतलब सारे के सारे और आपके मिनरल नहीं हो सकते, बट सारे मिनरल को आप एक और की कैटेगरी में बोल सकते हैं। तो यहां पर इकोनॉमिकल और यहां पर अनइकोनॉमिकल और इकोनॉमिकल भी लिख लो। मतलब इकोनॉमिकल वे में भी हम इससे ऑब्टेन करेंगे, तो इकोनॉमिकल वे से जो मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड ओर। और इसमें दोनों कंबाइन होंगे, अनइकोनॉमिकल और इकोनॉमिकल दोनों। तो ये होता है बच्चों आपके एक्चुअली में आपका और क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी का जो प्रोसेस है डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ओर, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ ओर। जो मेटलर्जी का प्रोसेस होता है वो आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ ओर के ऊपर भी आपका डिपेंड करेगा, एज वेल एज द टाइप ऑफ मेटल, एज वेल एज द टाइप ऑफ मेटल। मतलब मेटल के टाइप पर भी डिपेंड करेगा।
ये दोनों चीजें आपको समझनी है। तो प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ और एज वेल एज टाइप ऑफ मेटल। अभी अभी पहला ही लाइन मैंने बताया था बच्चों ये चीज, तो आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो देयर आर सम जनरल मेथड टू एक्सट्रैक्ट द मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के कुछ जनरल मेथड है, वो मैं आपको लिस्ट करा देता हूं। ठीक है, देयर आर सम जनरल मेथड टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। सबसे पहला हमको क्या करना पड़ता है उसका, सबसे पहला सब में ये आपका जनरल होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमको देखो जो हमको अर्थ क्रश से जो ओर मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके उसको पाउडर फॉर्म में करेंगे। देन पाउडर फॉर्म के बाद ही असली काम स्टार्ट होगा। यहां पर हम क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आपका असली काम होगा। अब पाउडर फॉर्म के बाद क्या स्टेप होगा वो मैं बता देता हूं एक एक करके। सबसे पहला 4 स्टेप इन्वॉल्व करेंगे बच्चों इसमें। सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और यहां पर और में हम क्या करेंगे, मेटल की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। मेटल की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो इसको यहां पर इस प्रोसेस को मैं ये बोलूंगा, इसमें और को प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ और के लिए भी जाना जाता है बच्चों ये, और इसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ और का यहां पर एनरिचमेंट भी करते हैं। ठीक है, और में आप मेटल का एनरिचमेंट करोगे। ठीक है, ये दो मेथड, ये इस मेथड को इस तरीके से समझेंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे मेटल का, तो मेटल आपका ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, मेटल आपका हायर परसेंटेज में होगा। अब जब मेटल आपका हायर परसेंटेज में हो जाएगा, अब जब मेटल आपका किस में हो जाएगा बच्चों, हायर परसेंटेज में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एनरिचमेंट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले बच्चों यहां पर, एनरिचमेंट। क्या बोलेंगे, एनरिचमेंट ऑफ और। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्सेंट्रेशन। और यहीं पर आपका प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन में क्या होगा, गैंग पार्टिकल को हटा देंगे। गैंग पार्टिकल मतलब जो आपके अदर इंप्योरिटी होंगे, इंप्योरिटी एज अ गैंग पार्टिकल मतलब समझना, इंप्योरिटीज। ठीक है, गैंग पार्टिकल का मतलब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, यहां पर इंप्योरिटीज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, गैंग पार्टिकल का मतलब यहां पर मेरे से यहां पर इस टर्म में गैंग पार्टिकल का मीनिंग आपका क्या है बच्चों, यहां पर इंप्योरिटीज। तो मैं यहां पर किसके बारे में बात कर रहा हूं बच्चों, इंप्योरिटीज के बारे में। गैंग पार्टिकल का मतलब क्या होगा बच्चों, इंप्योरिटीज। अब देखो सेकंड जो मेरा मेथड है, सेकंड जो प्रोसेस चलेगा, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। सब में सिमिलर होगा बच्चों ये, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब इसी में भी और भी टाइप होते हैं, इन सब में और भी टाइप होंगे। सेकंड आपका क्या होगा, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। थर्ड आपका क्या होगा, स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग। ठीक है, और फोर्थ आपका होगा रिफाइनिंग। ठीक है, इसके अलग अलग मेथड होते हैं, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होंगे, हर मेटल के लिए अलग अलग होंगे सारे। इन सब में और भी डिवाइडेशन होगा, तो उन सारे डिवाइडेशन को पहले हम मेथड को समझेंगे, प्रोसेस को समझेंगे। हम अभी वो नहीं समझेंगे कि क्या हो रहा है, हम पहले प्रोसेस को समझेंगे। प्रोसेस को समझने के बाद हम उसको अप्लाई करेंगे, कहां, हम मेटल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तब आपको ये यहां के जितने भी कंसेप्ट होंगे वो अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो अभी मैं इसको बेसिक बता रहा हूं, जब मैं मेटल के बारे में पढ़ाऊंगा, हर मेटल के बारे में एक्सट्रैक्शन कराऊंगा हर मेटल का, तब आपको और भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, और इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो एक्चुअली इन्हीं नोट्स से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार भी आया था वेपर फेज वाला, तो कोई कुछ नहीं था, सिंपल था, बस उसमें आपको पता लगाना था कि किसके करस्पॉन्डिंग हो, सीधा, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन था कि जिसकी कोई हद नहीं है। वो हर कोई को मैंने वो इंपॉर्टेंट भी मार्क किया था, हर साल आता है, तो इस साल भी उस पर आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले देयर आर 5 टाइप ऑफ और के भी टाइप होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ और। जनरली ओर्स के बारे में बात कर रहा हूं।
ठीक है, सबसे पहले आपका ऑक्साइड और, सबसे पहले ऑक्साइड और, ठीक है, ऑक्साइड और आपका क्या होगा बच्चों, जिसमें मेटल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, मेटल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वो आपके क्या होंगे, ऑक्साइड और। कौन कौन से होंगे बच्चों, सबसे पहले बॉक्साइट, वो बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 2H2O, ये इंपॉर्टेंट है, जो राइट लगा रहा हूं, जो लिखा रहा हूं वही नाम आते हैं, और हमारे मार्क्स लेके इजीली चले जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान से समझो। एक होता है बच्चों आपका एक होता है एल्यूमिना बोलो या फिर कोरेंडम बोलो, ठीक है, तो क्या होता है Al2O3, ठीक है, Al2O3। देखो इसमें H2O है तो इसलिए बॉक्साइट है, अगर H2O नहीं होगा तो एल्यूमिना या फिर कोरेंडम। एक होता है बच्चों आपका हेमेटाइट आपका क्या होता है बच्चों, हेमेटाइट में आपका क्या होगा, यहां पर Fe2O3, ठीक है। एक होता है आपका जिंकेट, ठीक है, एक होता है आपका जिंकेट। देखो इसमें ज्यादा याद करोगे तो उतना कंफ्यूजन, जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तो इसमें से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा, और न्यूमेरल में तो आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आपसे पूछ लेगा ऑक्साइड और कौन कौन से, नंबर ऑफ ऑक्साइड और, टिन स्टोन SNO, ठीक है, टिन स्टोन आपका क्या हो जाएगा SNO2, ये बात को ध्यान रखो, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा है, सेकंड आपका बच्चों यहां पर, अब देखो सेकंड आपका होगा बच्चों यहां पर सल्फाइड और, ठीक है, सल्फाइड और होगा। अब देखो मेटल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, मेटल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, मतलब सल्फाइड मेटल के साथ प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल मैं लिखा देता हूं, जैसे हमारा हुआ ZnS, क्या बोलेंगे, जिंक ब्लेड, ठीक है, या फिर हमारा हुआ PbS का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं गैलेना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गैलेना। Cu2S को क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फाइड होता है बच्चों, ये आपका कॉपर सल्फाइड होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर ग्लैंस, क्या बोलेंगे इसको हम, कॉपर ग्लैंस, नाम ध्यान रखो, कॉपर ग्लैंस। एक होगा CuFeS2, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉपर पायराइटिस, क्या बोलेंगे, कॉपर पायराइट, ये थोड़े से नाम ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को। आई होप सो कि आप लोग मेरी बात समझोगे, नाम को याद रखोगे। नाम याद रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए IIT इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखोगे तो IIT में सिलेक्शन होगा। देखो एक्चुअली में जो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरे मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, मेटल नॉन मेटल इन सब के ऊपर। तो जितना आप मेटल और नॉन मेटल को पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप चैप्टर को रीड करोगे, चैप्टर देखो हम लोग सोचते हैं कि इनऑर्गेनिक आपका रट्टाफिकेशन है, मतलब पूरी तरीके से रटना है। नहीं नहीं, हमको जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना ज्यादा हमको ये चीजें याद होती जाएगी। हम उसको एक साथ कभी रीड नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम होती है बच्चों में कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वो सोचते हैं कि बाद में हम याद कर लेंगे पूरा 10 से 12 दिन में। वो इम्पॉसिबल है। जब तक आप रेगुलरिटी मेंटेन करके इनऑर्गेनिक को डेली 1 आवर रीड करोगे तो आपका 100% आपको इनऑर्गेनिक एंड तक परमानेंटली ये याद रहेगी। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, 1 आवर मुझे इनऑर्गेनिक रीड करना है, बस रीड करना है, याद नहीं करना, रीड करना है। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा बात होता है। आप लोग इस चीजों को ध्यान नहीं देते और बोलते हैं ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप लोग सोचोगे कि ये तो ये याद करने वाला है। याद तो आप लोग कभी जिंदगी में नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा इसको रीड करो। जितना ज्यादा रीड करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, मेटल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड। अगर आपका मेटल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड, अगर आपका मेटल हैलाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो आपका क्या होगा, देखो
KCl MgCl2 6H2O, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्नेलाइट। ठीक है, कार्नेलाइट। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्नेलाइट। AgCl, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्न सिल्वर। ये तो बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉर्न सिल्वर। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं यहां पर Na3Al-F6, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, इसको मैं एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक के फॉर्म में भी यूज करूंगा। कहाँ यूज करूंगा, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में, बॉक्साइट के साथ मैं इसको यूज करने वाला हूं। ठीक है, ये मैंने अभी बता दिया। CaF2 का भी यूज करूंगा एज ए इलेक्ट्रोलाइट, फ्लोरिस्पार। ठीक है, फ्लोरिस्पार का भी यूज करूंगा। तो इस तरीके से हमारा ध्यान रहना चाहिए। अगला जो है बच्चों, कार्बोनेट, सल्फेट और फॉस्फेट और नाइट्रेट, सबको एक साथ लिखा रहा हूं। अगला आपका फोर्थ है कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट और। ठीक है, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट और। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट और नाइट्रेट और के बारे में बच्चों। तो ये काफी इजी पड़ेगा आप लोगों को। देख लेते हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट और नाइट्रेट और के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो आप लोग। ठीक, तो यहां पर देखो, यहां पर CaCO3 और MgCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, डोलेमाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे, डोलेमाइट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डोलेमाइट। ठीक है, सेकंड MgCO3 को क्या बोलेंगे, मैग्नेसाइट। MgCO3 को क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइट। मैग्नेसाइट क्या बोलेंगे, मैग्नेसाइट। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना स्पेलिंग को। MgSO4, ये तो मैंने लिखवाया कहीं ना कहीं आपको, MgSO4 सल्फर में लिखवाया है। ठीक है, 6H2O, इसको हम बोलेंगे इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट, ये मैंने पी ब्लॉक में भी कहीं ना कहीं आप लोगों को लिखाया होगा पक्का, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर 7 होगा, सॉरी यहां पर 7 होगा। एक मैंने एक और लिखा है 3Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये तो जानते हो क्या होगा ये आप बच्चों, आपका ये आपका अगर यहां पर CaF2 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो आपने पढ़ा है टीथ में, फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट ये आपका एपेटाइट फैमिली का है। कौन से फैमिली का है, एपेटाइट फैमिली का। थोड़ा इस चीज को समझो। नेक्स्ट अगर मैं बोलना चाहूं KNO3 को क्या क्या बोलेंगे, इंडियन सॉल्ट पीटर। ये भी मैंने लिखवाया है, इंडियन सॉल्ट पीटर। और NaNO3 को क्या बोलेंगे, चिले सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना बच्चों। ठीक है, चले सॉल्ट पीटर। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, आई आ जाएगा और यहाँ पर चिले सॉल्ट पीटर। हाँ सही है, ये आई और वहां पर ई। चलो ठीक है, अगला क्या होगा, नेगेटिव और। फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव और। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में ना मिले, जो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में ना मिले। ठीक है, मेटल आर प्रेजेंट इन अनकंबाइंड फॉर्म। मेटल आर प्रेजेंट इन अनकंबाइंड फॉर्म। अब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझना। अनकंबाइंड फॉर्म में कौन से मेटल होंगे जिनकी रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी। और रिएक्टिविटी आप लोग जानते हो किसकी लेस होती है बच्चों, AgAuPt। किसकी होती है, एग्जाम्पल AgAuPt। इन सब की रिएक्टिविटी सबसे लेस होती है। जब रिएक्टिविटी लेस होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोबल मेटल। क्या बोलेंगे, नोबल मेटल। अब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर HG लिख सकते हैं, HG लिख सकते हैं, हापा। इसको इस तरीके से समझ लो, HAG हा PT और इसको AU, हापा। ठीक है, हापा से याद रख लेना। तो ये सारे के सारे आपके नेटिव मेटल होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैंने आपको सारे और के बारे में बता दिया, जो कि काफी सिंपल है। आप लोग एक ही बार में मगअप कर लोगे, एक बार में ही। अगर आपने इस चीज को 3 से 4 बार पढ़ा ना, तो आपको कहीं ना कहीं हद तक नाम याद आ जाएगा। और खास तौर से अच्छी बात यह है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही आएंगे तो आपको फटाफट याद आ जाएगा कि इसके लिए नाम क्या था।
अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको नाम अपने आप याद आ जाएगा, नहीं तो आप इतना तो है कि 70% आप लोग आइडिया लगा लोगे कि किसका क्या नाम होगा, ठीक है। इतना होता है बच्चों, इतना अगर आप लोग भी इतना भी आइडिया लगा रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है। देखो आइडिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हम लोग कोई भी चीजें अगर एक बार पढ़ते हैं तो अगर हमने आइडिया बार बार हमने पढ़ा तो एक बार आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर ये होगा तो ऐसा होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो हम आइडिया के बेस पे भी इनको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्रोसेस एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। बात क्लियर है? इन दिस स्टेप, अब देखो इस स्टेप में क्या करेंगे, पहला इस स्टेप के बारे में बताता हूं, इस स्टेप्स के बारे में बताता हूं, इसके स्टेप के बारे में। इसका स्टेप क्या होता है बच्चों कि इसके स्टेप में हम क्या करेंगे कि देखो जैसे मेरे पास ओर है, ओर के अंदर क्या होगा, गैंग पार्टिकल होगा या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स भी बोलते हैं, गैंग पार्टिकल होगा, मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर और आपका मान लो कि यहां पर आपका और x% है, x% आपका और है, ठीक है, x% आपका और है। तो मैं यहां पर एनरिचमेंट ऑफ और का प्रोसेस लगाऊंगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और का प्रोसेस लगाऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और का प्रोसेस लगाऊंगा। अगर मैं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और का प्रोसेस लगाऊंगा तो गैंग और मैट्रिक्स पार्टिकल कई हद तक आपके रिमूव हो जाएंगे। तो यहां पर इसके करने से हमारा क्या होगा, रिमूवल ऑफ गैंग एंड मैट्रिक्स पार्टिकल, मैट्रिक्स पार्टिकल हट जाएंगे, गैंग और मैट्रिक्स पार्टिकल आपके हट जाएंगे, और गैंग और मैट्रिक्स पार्टिकल जब हट जाएंगे तो आपका और का कॉन्सेंट्रेशन आपका इंक्रीज होकर y% हो गया। तो यहां पर ध्यान देना, y% इज ग्रेटर देन ऑलवेज x%। तो यहां पर अगर y बढ़ गया तो जितना और मिला, और के अंदर मेटल बढ़ गया, जो मेटल कम था वो बढ़ गया, इसलिए और में मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, मेटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल, ठीक है, अमाउंट ऑफ मेटल बोलो, अमाउंट ऑफ मेटल विल बी एनहांस्ड, अमाउंट ऑफ मेटल विल बी एनहांस्ड बाय दिस स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, अमाउंट ऑफ मेटल को हम क्या कर लेते हैं, एनहांस कर लेते हैं, किससे, गैंग पार्टिकल या फिर आपके मतलब मैट्रिक्स पार्टिकल, ठीक है। जितना मुझे डिजायर होगा उतना मैं अमाउंट ऑब्टेन कर लूंगा। तो इसमें कई प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला आता है आपको ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन देखो हमको डायग्राम से मतलब नहीं है, मैं आपको बता दूंगा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, या फिर मैं बोलूंगा यहां पर लेविगेशन भी बोलेंगे, ठीक है। इसको हमको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रोसेस भी। तीनों का फिनोमिना एक ही, तीनों का मतलब मीन जो है वो एक ही है, हाइड्रोलिक मेथड, ठीक है। अब हाइड्रोलिक मेथड, अब आपको समझना हाइड्रोलिक मेथड आपका क्या होता है बच्चों। तो इस तरीके से ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी वर्ड से समझ में आ रहा है भारी पार्टिकल, यहां पर ग्रेविटी वर्ड से समझ में आ रहा है, यहां पर क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, हैवियर पार्टिकल नीचे जाएगा, हैवियर पार्टिकल डाउन जाएगा, हैवियर पार्टिकल आपका नीचे सेटल डाउन होगा, हैवियर पार्टिकल आपका नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन। आप जानते हो ना, अगर आप लोग जानते हो ग्रेविटी अपना रोल दिखाएगा। सिंपल बात है, अगर मैंने सिंपल समझो, अगर मैंने देखो 10 ग्राम कुछ लिया और एक 5 ग्राम कुछ लिया, ऊपर से फेंका, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया और 10 ग्राम वाला सबसे पहले नीचे आया, क्योंकि मास ज्यादा है, मास ज्यादा होगा। तो आप लोग जानते हो डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा, तो क्या होगा, डेंस मटेरियल आपका सबसे पहले नीचे आएगा। जानते हो ना, ग्रेविटी का काम तो एक ही है बच्चों, ग्रेविटी का काम तो एक ही है, नीचे ले आना। मतलब ग्रेविटी का काम क्या है, नीचे ले आना। सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रेविटी अपना,
अगर हम ऊपर से कुछ चीज फेंकते हैं तो ग्रेविटी अपना काम दिखाएगा, ग्रेविटी अपना काम दिखाएगा तो मास को नीचे लाएगा। ये बात आप लोग जानते हो, ग्रेविटेशन में काफी अच्छे से पढ़ा है। तो अगर हैवियर मटेरियल होगा तो उसका मास ज्यादा होगा, ग्रेविटी अपना रोल जल्दी दिखाएगा और डेंस और आपका क्या हो जाएगा, नीचे जल्दी जाएगा। तो इससे आप लोग अब समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, जितना ज्यादा डेंसिटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या फिर लेविगेशन। ठीक है, जनरली इसमें जनरली these process are used for oxide and carbonate, these process are used for oxide and carbonate। ठीक है, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट की वजह से होगा। और इसमें क्या होगा, डिफरेंस इन मास बोलो या फिर डिफरेंस इन डेंसिटी। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे, प्रिंसिपल यही प्रिंसिपल है इसका, ये जो मैंने बनाया क्लाउड में यही इसके प्रिंसिपल है, यही इसका क्या है बच्चों, प्रिंसिपल है। इसको थोड़ा अच्छे से समझो। प्रिंसिपल आप खुद बता सकते हो, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू द मास डिफरेंस आपका क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन मेथड या फिर हाइड्रोलिक मेथड को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया। इन दिस प्रोसेस जेट एयर का मतलब क्या है, जेट ऑफ एयर का मतलब क्या है, जेट ऑफ एयर का मतलब होता है स्पीड, मतलब जेट ऑफ एयर ऑफ वाटर। इससे समझाता हूं मैं। अगर वाटर को मैं स्पीड, आप लोगों ने देखा हो ना कार वॉश करते टाइम आपका प्रेशर क्या होता है, वाटर का बहुत ज्यादा होता है। और वो प्रेशर अगर आपके कहीं पर, और वो प्रेशर अगर आपके उसी प्रेशर से अगर आपके बॉडी पे अगर वाटर गिरेगा तो आपको काफी ज्यादा चोट होगा। क्यों, क्योंकि जेट ऑफ एयर मतलब प्रेशर जो होता है वाटर का काफी ज्यादा होता है, वो बहुत हाई स्पीड से निकलता है। वेलोसिटी हाई होगी तो हाई वेलोसिटी में भारी पार्टिकल को ज्यादा दूर फेंक नहीं पाएगा, लेकिन जो हल्का पार्टिकल होगा वो तो बेचारा पानी के साथ वो क्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा, बहुत दूर जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझो। इन दिस प्रोसेस जेट ऑफ एयर ऑफ वाटर इज पास्ड ओवर और के ऊपर पास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, और के ऊपर पास करेंगे। विच सेपरेट द पार्टिकल फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, विच सेपरेट द पार्टिकल फ्रॉम इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब अगर मान लो इम्प्योरिटीज भारी हुई, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। इम्प्योरिटीज भारी हुई तो इम्प्योरिटीज बाहर इम्प्योरिटीज अंदर आ जाएगी और आपका मेटल बाहर चला जाएगा, या फिर इम्प्योरिटीज हल्की हुई तो इम्प्योरिटीज बाहर चली जाएगी, मेटल अंदर आ जाएगा। तो यही आपका मेथड है। सबसे पहला, इसमें आपको कुछ एग्जांपल लिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एग्जांपल आपको पहले मेथड समझाऊंगा, उसके बाद में आऊंगा मेटल्स पे, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं डायरेक्टली लिखाने लग जाऊंगा तब आपको पूरा कंफ्यूज हो आप लोग ना हो जाओगे। पहले मेथड समझो अच्छे से, मेथड क्या बोलना चाह रहा है। तो मेथड को तो मैं बहुत अच्छे से आपको याद भी करा दूंगा अगर आपने मेरी बात मानी। अगर आपने इसी तरीके से आपने एक बार और पढ़ लिया, बस एक बार और पढ़ना है बस। ठीक है, अब देखो मेथड्स में सेकंड मेथड है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस सेकंड हमारा है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब देखो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हो। यहां पर तो हमने क्या किया, डेंसिटी। अब वहां आप समझ रहे होंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक वर्ड का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका डायमैग्नेटिक से रिलेटेड करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका किससे रिलेटेड करेगा, पैरामैग्नेटिक से। इन दोनों बिहेवियर से रिलेट करेगा। अब कुछ और होते जो डायमैग्नेटिक होते, कुछ और होते जो पैरामैग्नेटिक होते। अब कुछ और में डायमैग्नेटिक आपका मेटल होगा और इंप्योरिटी आपकी पैरामैग्नेटिक होगी, या फिर कुछ और में आपका पैरामैग्नेटिक मेटल होगा और डायमैग्नेटिक आपका क्या होगा, और दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर क्या करेंगे, एक हम आप लोगों ने देखा होगा वो फ्लोर मिल में इसी तरीके से होता है।
ये आपका जो रोटेटरी, यहाँ पर जो आपका रोटेशन होगा, ये आपका क्या होगा, रोटेशन बेल्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रोटेशन बेल्ट पे हम क्या करेंगे, मेटल को गिराएंगे। रोटेशन बेल्ट पे हम क्या करेंगे बच्चों, मेटल को गिराएंगे। अब मेटल के पाउडर ओर को, कौन से पाउडर ओर को, यहां पर भी हम पाउडर और लेंगे, क्योंकि हमने पहला प्रोसेस क्या है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। और क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए स्कीम क्या है, पाउडर ओर। ठीक है, पाउडर ओर को गिराया। अब ये पाउडर ओर गया 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 गया। अब देखो, ये आपका मैग्नेटिक व्हील होगा, ये आपका मैग्नेटिक व्हील होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक व्हील जब नीचे आएगा तो जो डायमैग्नेटिक होंगे वो यहीं गिर जाएंगे, और जो पैरामैग्नेटिक होंगे वो मैग्नेटिक व्हील को यहां तक आपका फॉलो करेंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और यहां पर डायामैग्नेटिक। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, डायामैग्नेटिक। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार अगर आप समझोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर इस मेथड को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो, दिस मेथड इज यूज फॉर, आप खुद बोल सकते हो, दिस मेथड इज यूज फॉर, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, this method is used for or in which either or impurity, or in which either or impurities show magnetic behavior. Impurities show magnetic behavior, are magnetic in nature, ये चीज आप समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया बच्चों, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, प्रोसेस मैंने बताया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल प्रोसेस है, जितना ज्यादा सिंपल है उतना ज्यादा अच्छा भी है, और बहुत ही ज्यादा हद में आपसे यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको एफई में बताऊंगा। ठीक है, यहां से आपका एक ही दो क्वेश्चन बनेगा, वो मैं एफई में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, एफई में आपको बताने वाला हूं, और मैंने जिस तरीके से मैंने आपका सीक्वेंस लिया है वही सीक्वेंस आपको रिवीजन के टाइम फॉलो करना है, क्योंकि आपने अभी मेथड पढ़ लिया तो मेथड से आपको फिर से मैं मेथड रिवाइज होगा। अगर आपने मेथड पढ़ लिया है तो फिर आपका मेथड रिवाइज होगा, इसीलिए मैंने इस चीज को इस तरीके से बताया। आपके उसमें एनसीईआरटी में अलग बताया, मैं आपको अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं मेथड बता दूंगा, बाद में मैं और लूंगा, अलग अलग वैरायटी के और लूंगा, तो अलग अलग वैरायटी के और में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें तो ये लगाएंगे, इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन है, तो कंसेप्ट क्या आएगा, प्रिंसिपल इसका आ जाएगा। बस इस चीज को समझना है। अगला क्या है बच्चों, फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब देखो, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब क्या होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, कौन बताएगा? इसमें सबसे ज्यादा सिंपल है। फ्रोथ फ्लोटेशन मतलब फ्रोथ का ऊपर तैरना। अब फ्रोथ अकेला कैसे तैरेगा? फ्रोथ अपने साथ या तो मेटल को लेके तैरेगा या तो गैंग पार्टिकल को। ठीक है, तो मैं आपको एक पहले बेसिक प्रिंसिपल समझाने के लिए एक कंटेनर लेता हूं। ये मैंने कंटेनर लिया, क्या लिया, कंटेनर। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, वाटर। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, वाटर। ये मैंने कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया वाटर। तो ये मेरा हो गया, यहां पर वाटर डाला, H2O डाला। ठीक है, H2O डालने के साथ साथ में इसके अंदर टर्पाइन ऑयल बोलो या फिर पाइनॉल बोल दो, पाइनॉल बोल दो या फिर टर्पाइन ऑयल भी बन सकता है, या फिर क्रूड ऑयल। ठीक है, अब ऑयल का काम क्या है? अब अगर आप अपने घर पे किसी ऑयल के बोतल को शेक करोगे, ऑयल के बोतल को जब आप शेक करोगे तो वहां पर कोई ना कोई आपके फ्रोथ जनरेट होंगे कि नहीं होंगे, चेक कर सकते हो। अगर आप ऑयल के बोतल को शेक करोगे तो आपके फ्रोथ जनरेट होंगे, ऊपर क्या जनरेट हो जाएंगे, फ्रोथ। तो ये जो पाइन ऑयल है वो फ्रोथिंग एजेंट है। क्या हो जाएगा? अब हम बोल सकते हैं यहां पर फ्रोथिंग एजेंट कौन हो जाएगा बच्चों, आपका पाइन ऑयल। फ्रोथिंग एजेंट आपका क्या हो जाएगा, पाइन ऑयल। ये चीज समझ में आई? ये चीज काफी सिंपल है, पाइन ऑयल या फिर क्रूड ऑयल। ठीक है, अब
अब मुद्दे की बात यह है कि जब हमने शेक किया तो फ्रोथ बना, कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो फ्रोथ गायब। अब फ्रोथ को रोकना भी तो है, फ्रोथ को बना के छोड़ना थोड़ी ना है, फ्रोथ को रोकना भी है। फ्रोथ को रोकने के लिए देखो इसकी वजह से फ्रोथ बना, ये बन जाएगा यहां पर आपका फ्रोथ, इस तरीके से आपका फ्रोथ बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका यहां पर फ्रोथ बन जाएगा, ठीक है, ये आपका फ्रोथ बन गया। अब फ्रोथ को हमको रोकना है, ठीक है। अब फ्रोथ बनाने के लिए चलो ठीक है, पाइन ऑयल डाल दिया तो पाइन ऑयल डाल दिया, तो इतने बड़े कंटेनर को मैं शेक थोड़ी ना कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो फ्रोथ को बनाने के लिए मैं यहां से आपका कुछ हाई प्रेशर ऑफ एयर सप्लाई करूंगा, हाई प्रेशर ऑफ एयर सप्लाई करूंगा, हाई प्रेशर ऑफ एयर सप्लाई करूंगा। हाई प्रेशर ऑफ एयर सप्लाई किया तो यहां पर आपका फ्रोथ बन जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहां पर क्या होगा कि अब देखो ये कंसेप्ट समझ में आया, फ्रोथ बना लिया। अब फ्रोथ को आपको रोकना है तो फ्रोथ को रोकने के लिए क्या यूज करेंगे, फ्रोथ स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर। अब फ्रोथ स्टेबलाइजर आपका क्या होगा, फ्रोथ को स्टेबल करने के लिए, मतलब फ्रोथ को बने रहने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्रोथ स्टेबलाइजर। तो इसके केस में कहीं ना कहीं आपके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। तो हम यहां पर देखो आपके सिलेबस में क्रिसोल और एनिलीन और कहीं ना कहीं हम KOH का भी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मतलब लिटिल अमाउंट में, लिटिल एक्सट्रेशन में हम किसका यूज कर लेते हैं, KOH का। इस चीज को समझो, ठीक है, लिटिल KOH का यूज कर लेते। तो यहां पर फ्रोथिंग एजेंट आपका बन जाएगा। अब ये फ्रोथ आपका बन गया, अब फ्रोथ खत्म नहीं होगा। आपने अगर ऑयल के बोतल को अगर शेक किया तो फ्रोथ बन के खत्म हो जाता है। अगर उसी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, क्रिसोल और एनिलीन, तो फ्रोथ खत्म नहीं होगा, फ्रोथ बना रहेगा। ये तो हो गया फ्रोथ का काम, ठीक है। ये आपका किसका काम हो गया बच्चों, फ्रोथ का काम। अब फ्रोथ बना तो क्यों बना, फ्रोथ बना तो आपका क्यों बना, ये मुझे बताओ। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी नाम बोल देता हूं बच्चों, इसको हम बोलेंगे ब्लो पाइप, ब्लो पाइप, ठीक है। अब देखो फ्रोथ बना तो क्यों बना। अब देखो फ्रोथ क्या करेगा, फ्रोथ आपके देखो यहां पर मैंने ओर डाला है, यहां पर मैंने ओर डाला है। ओर के अंदर दो चीजें होती है, एक आपकी होती है मेटल, एक आती है वो आपके इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज, ठीक है, इंप्योरिटीज, और एक आपकी होती है मेटल। अब क्या होगा, इंप्योरिटीज तो नीचे जम जाएगी, इंप्योरिटीज आपकी कहां आ जाएगी बच्चों, नीचे, यहां पर आपकी क्या आ जाएगी, इंप्योरिटीज, ठीक है, इंप्योरिटीज यहां आपके आ जाएगी। और आपका जो मेटल है, मेटल क्या होगा, फ्रोथ के साथ अटैच होगा, मेटल विल बी अटैच विद फ्रोथ, मेटल विल अटैच विद फ्रोथ, मेटल विल अटैच विद फ्रोथ। अब आपके दिमाग में आया कि सर ऐसा कैसे हो गया, मेटल विल अटैच विद फ्रोथ, मेटल आपका फ्रोथ के साथ अटैच हो जाएगा। अब मेटल जब आपका फ्रोथ के साथ अटैच होगा तो सर ये पॉसिबल कैसे है, इसकी पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूं, बड़े प्यार से समझेंगे इसकी पॉसिबिलिटी। जितना ज्यादा देखने में चैप्टर लगता है थ्योरेटिकल, उतना ज्यादा समझने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सबसे अच्छी बात बताओ ना कि अगर आप है ना, अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मेटलर्जी ब्रांच लोगे ना तो आप लोगों को मजा आएगा, मजा आएगा, इसमें मजा आएगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूं बच्चों, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब क्या होगा कि मेटल को फ्रोथ के साथ अटैच करने का काम किसका, कलेक्टर का, कलेक्टर का। बेटा वो वाला कलेक्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है, ये फ्रोथ को मेटल के साथ अटैच करने वाला कलेक्टर है, ठीक है। अब कलेक्टर का काम है। अब कलेक्टर कौन होता है, कलेक्टर आपका होता है सोडियम इथाइल जेंथेट, सोडियम इथाइल जेंथेट। अब बोलोगे सर ये नाम तो पहली बार सुना है, देखो इधर समझना, CH3 CH2 CO C डबल बॉन्ड S माइनस Na+, दिस इज व्हाट, सोडियम इथाइल जेंथेट, ठीक है। अब आप सोडियम इथाइल जेंथेट पे गौर करोगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक क्या, दिस इज अ आयोनिक पार्ट, ये आपका आयोनिक पार्ट है। और आयोनिक पार्ट मतलब बोलेंगे आयोनिक पार्ट होगा, आयोनिक पार्ट का मतलब पोलर पार्ट होगा। अब पोलर पार्ट होगा तो पोलर पार्ट आपका H2O के साथ क्या हो जाएगा, पोलर पार्ट आपका H2O के साथ क्या होगा, समझो पहले, पोलर पार्ट होगा, ठीक है।
और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, नॉन पोलर पार्ट। मैंने आपको बताया था ना, ऑल हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर पार्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉन पोलर पार्ट हो जाएगा। जब ये नॉन पोलर पार्ट होगा तो नॉन पोलर पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक होता है, इसको पानी से फोबिया होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, और वो हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अभी भी तो सर मेटल से अटैच नहीं हुआ, मेटल से तो अटैच करना है ना। ये मैंने बनाया मेटल मैंने जैसे लिया ZnS, क्या लिया, ZnS। अब आप जानते हो ZnS में वैसे तो ये कोवेलेंट नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का। लेकिन आपको मैंने बताया था आयोनिक नेचर इन कोवेलेंट कंपाउंड, बताया था कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है। लेकिन इस पर अगर मैं बोलना चाहूं तो यहां पर डेल्टा प्लस, यहां पर डेल्टा माइनस तो आएगा। अब क्या होगा कि ये जो आयोनिक पार्ट है ये इसके साथ इसके स्फेयर में, इसके चारों ओर स्फेयर में ये आयोनिक है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया बच्चों, कंपाउंड पोलर हो गया। अब पोलर कंपाउंड अटैच किसके साथ होगा, पोलर कंपाउंड के साथ। तो ये मैंने ZnS बनाया, अब ZnS बनाने के बाद ये आपका जुड़ जाएगा। तो यहां पर अब देखो हाइड्रोफोबिक पार्ट को मैं ऐसे बनाता हूं और हाइड्रोफिलिक पार्ट को सीधा बनाता हूं। ये वाले पार्ट को मैंने ये बनाया, ये वाले पार्ट को मैं ऐसा बनाऊंगा, ये वाले पार्ट को मैं ऐसा बनाऊंगा। तो देखो सरफेस केमिस्ट्री, सिंपल सरफेस केमिस्ट्री में लगा रहा हूं, सिंपल, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं। ये बन गया, खत्म। अब आपका कंसेप्ट खत्म, मेटल के साथ जुड़ गया, मेटल के चारों ओर कलेक्ट हो जाएगा, मेटल के चारों ओर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये चीज अगर पानी में होगा तो बाहर कौन सा पार्ट है, बाहर आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर क्या है, पानी है। पानी से डर के कहां चला जाएगा, पानी से रिपल होगा, पानी से रिपल्शन क्रिएट करेगा और ये फ्रोथ बन के बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आया, हाँ, इन H2O क्या हो जाएगा, ये फ्रोथ बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्या बन के बाहर आ जाएगा, फ्रोथ बन के। तो फ्रोथ बन के बाहर आया, जब मेरे पास फ्रोथ बन के ये बाहर आया, बात क्लियर है। अब फ्रोथ बन के बाहर आया तो मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी चीज है, इससे मैं फ्रोथ को कलेक्ट कर लूंगा। फ्रोथ को मैंने यहां से निकाल लिया बड़े प्यार से, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके का वॉल भी होता है, कहीं कहीं आपको इस तरीके से दिया होगा, ये वॉल बनाया होगा, जैसे फ्रोथ होगा फ्रोथ को निकालने के लिए आपको वॉल बना के देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या होता है, जब ये फ्रोथ बना, अब इस फ्रोथ को मैं अगर थोड़ी देर के लिए सुखा दूं या फिर स्टीमिंग कर दूं, कुछ भी कर दूं, मतलब इसको मैं सुखा दूं, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं फ्रोथ जो बनता है बेटा आपका एयर का बनता है, एयर बबल बनते हैं, या फिर आपका उसमें कहीं ना कहीं मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर और एयर बबल से मिलकर आपका फ्रोथ बनेगा। अब फ्रोथ को मैं अगर थोड़ा सा हीट दूंगा तो आपका फ्रोथ खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ZnS। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो था, मैंने ZnS को एक्सट्रैक्ट कर लिया और ZnS के अंदर जो गैंग पार्टिकल था, मैट्रिक्स था एज ए इम्प्योरिटीज, उसको मैंने नीचे ही रख लिया। चलो ये चीज समझ में आ गई। लेकिन क्या ये खत्म हुआ, नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा एक्चुअली में, अब बताता हूं, डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, तो समझते यहां पर डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो क्या होगा, अब देखो, डिफरेंशियल फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड। अब डिफरेंशियल फ्लोटेशन मेथड सर हमको तो नहीं आया समझ में। अब जरूरी थोड़ी ना और के अंदर एक ही सल्फाइड मिले, बहुत सारे सल्फाइड भी मिल सकते हैं। जैसे मेरे पास और है, और के अंदर मुझे ZnS मिल गया और PbS भी प्रेजेंट है। अब पहले वाले मेथड के साथ तो मैं या तो ZnS के लगाता या तो मैं PbS के साथ लगाता। अब दोनों के साथ अगर मैं फ्रोथ फ्लोटेशन लगाऊंगा तो दोनों ऊपर आ जाएंगे, दोनों ऊपर आएंगे तो दोनों में से एक को ही मैं रिमूव कर सकता हूं ना, दोनों में से एक तो रिमूव नहीं होगा। चलो ठीक है, मेरे और के अंदर, सुना बात को ध्यान से सुनना, अगर मैंने माना कि मेरे और के अंदर आपका ZnS भी है और आपका PbS भी है,
ZnS भी है और आपका PbS भी है। जब दोनों आपके ओर के अंदर प्रेजेंट है, बात क्लियर है, जब दोनों आपके ओर के अंदर प्रेजेंट है, ZnS भी है और आपका PbS भी है, जब दोनों आपके ओर के अंदर प्रेजेंट है तो क्या मैं फॉर्म फ्लोट बनाऊंगा तो मुझे वहां ZnS भी होगा, PbS भी होगा। मैंने थोड़ी ना एक मेटल निकाला। अब एक मेटल निकालने के लिए हम कौन से प्रोसेस का यूज करेंगे? अगर मुझे ZnS और PbS में से कोई एक चाहिए तो डिफरेंशियल फ्लोटेशन, और डिफरेंशियल फ्लोटेशन में सबसे पहले हम यूज करेंगे डिप्रेसेंट, ठीक है, डिप्रेसेंट का यूज करेंगे। डिप्रेसेंट मतलब क्या? अब देखो, जैसे मेरे पास ZnS है और PbS है, ठीक है, इसको मैंने NaCN के साथ डाल दिया या फिर KCN के साथ, आपकी मर्जी है साइनाइड वाला डालना, ठीक है, साइनाइड वाला डाल दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा? K2ZnCN ट्वाइस CN4, ठीक है, K2ZnCN4। ये आपका क्या होगा? आयोनिक टाइप का, यह आपका आयोनिक वाला होगा। ध्यान रखना, फ्रोथ के साथ हमेशा कोवेलेंट वाला ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ZnS के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, इसलिए वो ऊपर आता है। और यहां पर साथ में आपका क्या हो जाएगा बच्चों? PbS। अब मेरे पास अकेला क्या बचा? ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड होगा। अब ये आपका क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड होगा। अब जब ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो यहां पर ये क्या होगा? ये अब फ्रोथ बनेगा। फ्रोथ जो बनेगा, फ्रोथ के अंदर कौन आएगा? PbS आएगा। अब फ्रोथ के अंदर PbS आएगा तो सिंपल वही प्रोसेस होगा। फिर हम PbS पहले निकाल लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या रिमूव कर देंगे? PbS को रिमूव कर देंगे। इसी प्रोसेस से हमने PbS निकाल लिया। फिर मैं फिर से लगाऊंगा। फिर हमारे अंदर तो देखो, हमको तो दोनों चाहिए। देखो, इंसान क्या है कि अगर मैं ZnS और PbS का और है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं उसमें से PbS निकाल लूंगा, ZnS छोड़ दूंगा तो ये तो हमारा घाटा हुआ। हमको क्या चाहिए? फायदा, बेनिफिट के लिए मैं तो ऐसा काम ढूंढूंगा कि मुझको ZnS भी मिले, PbS भी मिले और दोनों अलग अलग मिले। तो देखो, यहां पर मैं PbS निकाल लूंगा, यहां पर मैं क्या निकालूंगा? PbS निकालूंगा। PbS मैंने निकाल लिया। अब PbS यहां से निकाला तो इसको इस मेथड से निकाल दूंगा, ठीक है। अब मुझे ZnS निकालना है। अब मेरे अंदर तो ZnS भी बचा हुआ है ना, जो H2O के अंदर डिसॉल्व है। ये H2O के अंदर डिसॉल्व है, आयोनिक है ना, पोलर है ना, H2O के अंदर डिसॉल्व होगा ना। जब ये H2O के अंदर डिसॉल्व होगा तो ये तो बचा हुआ है पानी के अंदर, ठीक है। अभी मैं इसको भी निकाल लेता हूं। अब क्या करूंगा? इसके लिए मैं यूज करूंगा एक्टिवेटर। अब तो डिप्रेसेंट का मतलब पहले शांत हुआ, ZnS और PbS में से पहले ZnS शांत हुआ। अब ZnS को मैं फिर से एक्टिव करूंगा। मुझे ZnS भी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि मैं नुकसान का सौदा करूंगा, मैं तो फायदे का सौदा करूंगा। तो इसीलिए मुझे ZnS भी चाहिए। अब मैंने ZnS लिया। अब ZnS को मैंने मिलाया CuSO4, कई बुकों में CuSO4 लिखा है और कई बुकों में Na2SO4 भी लिखा है, तो कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसको मैंने लिया तो यहां से मुझे ZnSO4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ZnSO4, जो कि आपका कोवेलेंट नेचर का होगा, जब ये ZnSO4 आपका कोवेलेंट नेचर का होगा तो फिर से आपको पहले कोवेलेंट नेचर का होगा। अब इसके बाद भी मैं फिर से क्या लगा दूंगा? सेम प्रोसेस। ZnSO4 की जगह ZnS बोल दो, वो मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो ये ZnS बोल दो, ये लगा दिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैं किस तरीके से एक मेटल के अंदर दो सल्फाइड और होंगे तभी होगा, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेटमेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट स्टेटमेंट, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ओनली फॉर सल्फाइड ओर। किसके लिए होता है? सल्फाइड ओर के लिए, मतलब जिसके अंदर सल्फाइड ओर होगा उसके लिए होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं जब यूज करूंगा तब आपसे पूछूंगा, ठीक है, तब आपसे पूछूंगा। अगला मेथड है, देखो अभी तक तो हमने क्या किया, अभी तक जितने भी मेथड यूज किए, टिल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस वी विल यूज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओर। हमने किसका यूज किया? फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज किया। किसका यूज किया बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज का,
ठीक है, हमने कोई केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज नहीं किया, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज नहीं किया। अब इसका एक मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता था, जैसे आपने डिटर्जेंट का ऐड देखा होगा, ऐसा कपड़ा होता है ना, ऐसे कपड़े पे आपका यहाँ पर डस्ट पार्टिकल होता है या फिर इंप्योरिटीज होती है, सीधा एयर आएगा, सीधा यहाँ पर पानी आएगा, पानी क्या कर देगा, पानी के साथ मतलब वाटर के साथ इंप्योरिटी क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, वाटर के साथ इंप्योरिटी डिसॉल्व हो जाती है। और हमारा वाटर के साथ अगर हमारा क्लॉथ डिसॉल्व होता तो क्लॉथ साफ थोड़ी ना होता, क्लॉथ में तो पानी पानी रहता, तो वाटर के साथ इंप्योरिटी निकल जाती है और हमारा क्लॉथ साफ हो जाता है। यही कंसेप्ट तो यूज करते हैं, यही कंसेप्ट हम बोल सकते हैं कि आपका क्या होता है, impurities are wetted by water, wetted by water, but metal cannot be wetted by, metal cannot be wetted by water। तो ये इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वेटिंग कंसेप्ट, वेटिंग कंसेप्ट मतलब जो जिससे वेट होगा वही आपका होगा, वेटिंग कंसेप्ट इसका कंसेप्ट है, मतलब वेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, आपको प्रिंसिपल भी बता दिया। नाउ अब मैं चलता हूं बच्चों नेक्स्ट मेथड, लीचिंग। तो टिल नाउ we have studied about कौन कौन से, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, और फ्रोथ फ्लोटेशन। टिल नाउ हमने यहीं तक पढ़ा है, टिल नाउ अभी तक हमने यह पढ़ा है। और इन दिस प्रोसेस we will used only physical properties of compound। मतलब जैसे एक तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, एक तो हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, एक हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, डेंसिटी के बारे में पढ़ा। ग्रेविटी सेपरेशन में हमने डेंसिटी को लिया, इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर को लिया और इसमें वेटिंग प्रॉपर्टी को लिया। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी थे। अब अगला जो मेथड है फोर्थ कौन सा है, लीचिंग में मैं आपको उतना अभी डिस्क्रिप्टिवली नहीं बताऊंगा, जब तक मैं आपको रिएक्शन नहीं लिखाऊंगा। रिएक्शन जब मैं एजी एफई इन सब का बताऊंगा ना, तब आपको लीचिंग के बारे में बताऊंगा, लीचिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो अभी थोड़ा सा हम इसको इजी वे में लेते हैं। इट इज अ केमिकल प्रोसेस फॉर कंसंट्रेशन ऑफ और विच इज यूज्ड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, ठीक है। देखो इट इज अ केमिकल प्रोसेस of extraction of ore, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर नहीं, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एनरिचमेंट ऑफ ओर बाय enrichment of it is a chemical process of enrichment of ore, जो किसके लिए होता है, which is used for extraction of aluminium from bauxite, मतलब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्शन करने के काम आता है। तो ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बारे में डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, एक बार रीड करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर, आपको अभी का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।